क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे क्योंकि रियल मैड्रिड के हालात तो काफ़ी ख़राब है। रियल मैड्रिड की बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना के गेम पे। तो क्या बोलूँ मैं, आई मीन इट्स सो सैड टू से दिस, बट एटलेटिको मैड्रिड आर प्लेइंग मच बेटर देन रियल मैड्रिड। बट बार्सिलोना को क्या हो गया है ये, कोई ना। पॉइंट्स टेबल देखे तो करंटली रियल सोसिएडाड टॉप पर है। एटलेटिको मैड्रिड के पास एक गेम इन हैंड है, सो बेसिकली इफ़ वो जीत जाते हैं एंड दे आर एट द टॉप। एंड अगर हमें लीग जीतना है तो नेक्स्ट डर्बी गेम जो आई थिंक दिसंबर में है, उसे हमें किसी भी हाल में जीतना ही होगा। अब बात करें रियल मैड्रिड एंड विलारियल के गेम की, तो आई हैव काइंड ऑफ अ मिक्स्ड इमोशन। मतलब मैं खुश तो हूँ कि एटलीस्ट हमने इस गेम से एक पॉइंट तो निकाला, पर इस बात का बड़ा अफसोस है कि सेकेंड हाफ में टीम कैसे खेली। स्टार्टिंग 11 की तरफ नज़र डाले तो ऑलमोस्ट सेम टीम थी जो कि मैंने अपने मैच प्रीव्यू वाले वीडियो में बताया था। सिर्फ एक चेंज था उसमें कि लूकास वास्केज ने स्टार्ट किया इंस्टेड ऑफ रॉड्रिगो, एंड यही चीज़ मैच पे काफ़ी भारी पड़ी, विच आई विल डिस्कस इन सम टाइम। ये गेम बेसिकली दो हाफ का गेम था जहां ऐसा लग रहा था कि फ़र्स्ट एंड सेकेंड हाफ में दो अलग अलग टीम खेल रही हो। बात करें गेम प्ले की तो फर्स्ट हाफ में हम काफ़ी डोमिनेंट थे। ऑन पेपर कहने को तो हम 4-2-3-1 खेल रहे थे, पर साथ ही साथ ऑन द पिच हम 4-3-3 एंड 4-2-3-1 में स्विच हो रहे थे। सरप्राइजिंगली इस गेम में टोनी क्रूज एज अ प्योर सीडीएम खेल रहा था, एंड वही मार्टिन ओडेगार्ड लेफ़्ट और सेंट्रल पिच पे ज़्यादा दिखाई दिया। इसी तरह लूका मॉड्रिच पे पिच के राइट साइड काफ़ी दिखाई दे रहा था। मार्टिन ओडेगार्ड फर्स्ट हाफ में काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई दिया। जहां विलारियल बीच में पासिंग लेन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी, तभी हमने काफ़ी अच्छी तरह उस गेम पे कंट्रोल रखा हुआ था। फर्स्ट हाफ में हमने उन्हें ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया, हालांकि एक दो अच्छे चांस थे जहां वो स्कोर कर सकते थे। सेकेंड हाफ की बात करें तो यहाँ विलारियल एक अलग ही टीम दिखाई दे रही थी। मतलब क्या ही प्रेस कर रहे थे यार वो। उनाई एमरी को मानना पड़ेगा कि उसने फर्स्ट हाफ का प्रेशर काफ़ी अच्छी तरह संभाला एंड सेकेंड हाफ में एक अलग अंदाज से गेम को अप्रोच किया। इस हाई प्रेशर की वजह से हमारे प्लेयर्स काफ़ी बार मिस्टेक कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली विलारियल कुछ डैमेज नहीं कर पाई। सेकेंड हाफ के इस परफॉर्मेंस के कई रीज़न है, उसमें से पहला रीज़न तो इंजरीज एंड मैच फिटनेस ही है। बेसिकली हमारे प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में प्रेस कर करके इतना थक चुके थे कि सेकेंड हाफ में किसी में वो एग्रेशन ही नहीं दिखाई दे रहा था। स्पेशली अगर आप टोनी क्रूज को देखें तो उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसको आदत ही नहीं है इतना कंटिन्यूस भागते रहने की। इसी वजह से आई रिमेंबर उसने कूबो पे एक टैकल किया था, आई थिंक ड्यूरिंग द काउंटर अटैक, एंड येलो कार्ड लेना ज़्यादा पसंद किया। इसी तरह लूका मॉड्रिच भी कितना भाग रहा था। उस बंदे को सैल्यूट है यार। मतलब 35 का होके वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर था मेरे लिए फॉर रियल मैड्रिड। अब नज़र डाले गोल्स पे तो हमें सेकेंड मिनट पे ही लीड मिल चुकी थी, जहां डैनी करवाल जो कि इंजरी से अभी अभी लौटा है, वो एक प्यारा सा क्रॉस देते हुए दिखाई दिया। एंड भाई साहब क्या हेडर था वो यार बाय मारियानो। यही चीज़ पिछले 2 सीज़न से रियल मैड्रिड मिस कर रही है, एक ऐसा स्ट्राइकर जो हंग्री हो गोल्स मारने के लिए। नो ऑफेंस टू बेंजीमा, पर अगर ये गेम बेंजीमा खेल रहा होता तो आई थिंक ये हेडर गोल कभी भी नहीं मार पाता, एंड शायद हम 1-0 हार जाते। मतलब देखो यार, मारियानो ने अपनी पूरी जान लगा दी उस हेडर पे। क्या ये बेंजीमा करता? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसी से आई होप जिडान को अपने फेवरेटिज्म का नेगेटिव पॉइंट्स दिखे। आई मीन ठीक है यार, बेंजीमा तुझे पसंद है, पर इफ़ 3-4 गेम्स में कोई स्ट्राइकर बिना असिस्ट एंड गोल्स के है तब दूसरे को मौका देना चाहिए, एंड वो मौका भी जो इक्वली हो। नो नॉट ओनली टू बेंजीमा बल्कि हर जगह, मतलब इवन क्रूस। आई मीन ज़रूरी नहीं कि हर बड़े गेम में क्रूस खेले ही। मतलब आई वुड लव टू सी अ मिडफील्ड ऑफ ओडेगार्ड, वेल्वर्डे एंड कैसेमीरो वन डे, वाई नॉट। अब बात करें विलारियल के गोल की तो क्या बोलूँ, आई मीन कोर्टुआ को सिर्फ प्रेस करना था यार। वो फालतू में बॉल के लिए गया क्योंकि उसे पता है कि नाचो एंड वरान इन पोजीशन है, तो क्रॉस या कुछ थ्रू बॉल वो अगर डालता भी तो वो क्लियर कर देते। बट अनफॉर्चुनेटली उसने बॉल को मिस किया एंड इट वाज अ पेनल्टी फॉर श्योर। एंड यही नहीं बल्कि उसने करेक्ट साइड भी डाइव किया पेनल्टी में, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं कर पाया एंड दे गॉट द गोल। अब बात करें हमारे टीम परफॉर्मेंस की तो सबसे पहली बात यार, ये लूकास वास्केज को जिडान राइट विंग पे क्यों स्टार्ट कराता है यार।
उसकी क्वालिटी ही नहीं है वहाँ स्टार्ट करने की। एज अ स्टार्टर वो सिर्फ राइट बैक पोजीशन पे ही स्टार्ट करना चाहिए, पर अफसोस यही फेवरेटिज़म की वजह से हमें यह हर बार देखने मिलता है। एंड उतना ही नहीं, एडन हज़ार्ड भी काफ़ी एवरेज था पूरे फर्स्ट हाफ में। मतलब ऑन द बॉल वो तो काफ़ी शार्प दिखाई दिया, पर वही गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने में काफ़ी एवरेज खेला लास्ट नाइट। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ लुकास वास्क्वेज इसके वो राइट विंग पे ही खेलता है, इसीलिए एडन हज़ार्ड को भी लेफ़्ट विंग पे ही स्टिक रहना पड़ता है। हमने ये पहले भी देखा था, आई थिंक अगेंस्ट इंटर, कि जब हज़ार्ड कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा था तो यूजुअली वो लोग विंग स्विच कर लेते थे, यानी असेंसियो कुछ टाइम के लिए लेफ़्ट पे खेलेगा एंड हज़ार्ड ऑन राइट। इससे एटलीस्ट कुछ चांसेस तो क्रिएट होते हैं। एंड हज़ार्ड पे क्या टैकल्स कर रहे थे यार उनके डिफेंडर्स। बात करें द गोल स्कोरर मारियानो डियाज की, तो आई थिंक आफ्टर लुका मॉड्रिच वो सबसे बेस्ट प्लेयर था फॉर रियल मैड्रिड। काफ़ी बेहतरीन हेडर गोल से लीड दिलाई, पर अनफॉर्चुनेटली हम उस लीड को संभाल ही नहीं पाए। मिडफील्ड की ओर आए तो लुका मॉड्रिच हर जगह दिखाई दे रहा था। मतलब सामने वाले को छोड़ो, हमारे ही बॉक्स में वो बंदा ड्रिबलिंग खेल रहा था। बट मजाक से हट के 35 की एज में पूरा 90 मिनट ये इंटेंसिटी के साथ खेलना इज़ क्वाइट कमेंडेबल। टोनी क्रूज भी काफ़ी ठीक ठाक ही खेला, क्योंकि इस गेम में उसे बस डिफेंस पे ध्यान देना था, इसलिए हमने उसे आगे आते हुए बहुत कम ही देखा। ओडेगार्ड भी अबव एवरेज ही था, पासिंग वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दिया, पर वही गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने में काफ़ी दिक्कत दिखाई दे रही थी। डिफेंस की बात करें तो कहाँ है वो लोग जो अशरफ हकीमी की वजह से करवाहल को निकालने का बोल रहे थे। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। बंदे ने इंजरी से आते ही एक असिस्ट दे दी, क्वाइट इम्प्रेसिव। वरान एंड नाचो की बात करें तो नाचो ने काफ़ी अच्छा खेला, टू बी ऑनेस्ट। इंजरी से लौटने के बाद काफ़ी बेटर दिखाई दिया। एंड हाँ, वो जहाँ जब कूबो को चांस था, मतलब ऑलमोस्ट उसने स्कोर कर ही दिया था, तभी नाचो ने काफ़ी अच्छी तरह उस शॉट को ब्लॉक किया। एंड ऑन दी अदर हैंड वरान वॉज ऑल्सो प्रिटी गुड, उसने काफ़ी अच्छे इंटरसेप्शन किए। अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। फर्लन मेंडी का कहे तो वही लास्ट सीज़न की दिक्कत दिखाई देना शुरू हो गई। ही इज़ गुड इन डिफेंस, बट अटैक का क्या। जैसे करवाहल क्रॉसेस प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, लेफ़्ट साइड से भी हमें कुछ ऐसा ही क्रिएट करना होगा, तभी हम कुछ ऐसे गेम्स जीत पाएंगे। टीबट कोर्टुआ की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट वो मिस्टेक ही उसके गेम्स की हाईलाइट थी, इसके अलावा कुछ खास दिक्कत दिखाई नहीं दी उसे। बात करें सब्स्टिट्यूशंस की तो यही हम गेम हार चुके थे। मतलब सब्स्टिट्यूशन का क्या पॉइंट है कि आपके फ्रेश प्लेयर आके गेम में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे, बट हमारा तो सब उल्टा ही है। सब्स्टिट्यूशन के नाम पर इसको विनीशियस एंड असेंसियो आते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, अब विनीशियस को कितने सीज़न लगेंगे एक ढंग का थ्रू बॉल सीखने में। उसको सिर्फ भागना आता है बस, भागने के बाद आगे जाके बॉल के साथ क्या करना है ये कब सीखेगा वो क्या पता। सिमिलरली इसको लेके आया ओडेगार्ड की जगह, पर कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाया इसको लास्ट नाइट। एंड ये सब्स्टिट्यूशन तो समझा ही नहीं मुझे यार कि असेंसियो को लाया मारियानो डियाज के बदले। भाई वास्क्वेज को पिच पे जिसने 90 मिनट्स कुछ नहीं किया, एक 2-3 अच्छे चांस मिस करने के अलावा, उसको निकाल देता भाई। पर नहीं, हमें तो गोल स्कोरर मारियानो को ही निकाल देना है। पता नहीं ये क्या चल रहा था। विलरियल्स के सब्स का देखें तो उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। हाई प्रेसिंग के वजह से कितना काउंटर अटैकिंग चांस क्रिएट करने उनको मिला। ये होता है सब्स का असली काम। खैर कोई ना, अब देखते हैं नेक्स्ट गेम में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वन वो भी अगेंस्ट इंटर मिलान है इन द चैम्पियंस लीग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज हाला मैड्रिड।